बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम एनपीवी को अंडरस्टैंड करते हुए, फाइनेंस को अंडरस्टैंड करते हुए अब हम काफ़ी आगे तक आ चुके हुए हैं। और अगर आप गौर करें तो हमने कहा था ये हम एक बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं जिसके ऊपर हम एनपीवी के डिफरेंट मीनिंग्स असाइन कर रहे थे। हमने एनपीवी को पहला मीनिंग असाइन किया कि ये क्या है, इसके ज़रिए से हम लोन की अमाउंट मालूम कर सकते हैं। यानी अगर किसी शख्स ने किसी से उधार लिया हुआ है और वो उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट की शक्ल में कोई पैसे वापस कर रहा है, तो हमें पता चले यार हम इस शख्स ने कितने पैसे लोन के लिए हुए हैं। तो ये बात हमें फ्यूचर जो वैल्यूज़ जा रही हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के पता चल सकती है। ओके। सेकेंड एस्पेक्ट था कि अगर हमने कोई एसेट लीज पर परचेज किया है, कॉस्ट ऑफ लीज्ड एसेट, वो भी हम मालूम कर सकते हैं। थर्ड हमने कहा था कि अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर में मुझे ऐसे ऐसे पैसे मिलते चले जाएं, आपके बच्चे ने कोई तालीम हासिल करनी है, आपने कोई और काम करना है, मैं आज कितने पैसे इन्वेस्ट कर दूं कि फिर मुझे एक ख़ास टाइम फ्रेम के ऊपर ये अमाउंट्स मिलनी शुरू हो जाएं। तो हमने कहा जी वो भी हो सकता है। ये थर्ड एस्पेक्ट था हमारा। फिर हमने कहा जी किसी बिजनेस को ख़रीदने जा रहे हैं, किसी एसेट को ख़रीदने जा रहे हैं, उसकी मैक्सिमम प्राइस क्या पे की जा सकती है। तो इस बात को भी हम इधर से एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो आज हम इस बिल्डिंग की आखिरी बात करें, लेकिन जैसे जैसे हम फाइनेंस पढ़ेंगे अभी बहुत सारी चीज़ें पॉलिश होंगी, बहुत सारी चीज़ें पॉलिश होंगी। लेकिन उनमें से एक बात जी, एक छोटा सा एस्पेक्ट आ गया, चॉइस ऑफ एसेट्स। चॉइस ऑफ एसेट्स क्या मतलब? चूजिंग द एसेट्स विच इज़ मोर इकोनॉमिकल। आप कोई एसेट परचेज करने जा रहे हैं, आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, कोई एसी खरीदने जाते हैं, कोई लैपटॉप परचेज करने जाते हैं, कुछ दो डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। इनमें से बेहतर ऑप्शन कौन सी है? अगर ये बात मालूम करनी हो तो इसमें भी हमें एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है, इस कॉन्सेप्ट से हमें हेल्प मिल जाती है। तो ऐसे अब हुआ क्या कि शुरू के क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा था यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन अब वो ये नहीं कह रहा। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा जी मिस्टर असलम ने लोन कितना लिया था, बताइए। मिस्टर असलम ने जो लीज पर गाड़ी खरीदी है वो कितने की थी, बताइए। टॉम कितने पैसे इन्वेस्ट कर दे कि उसे फ्यूचर में ये बात मिल जाए, बताइए। टॉम ये बिजनेस कितने का परचेज करे। तो अब वो प्रेजेंट वैल्यू को ऑल्टरनेटिवली यूज कर रहा है। ओके, खैर एक छोटी सी थ्योरी मैंने यहां लिखी है इसी बात को। इफ वी हैव टू ऑप्शन, टू मिनिमम, 3 हो, 4 हो, 5 हो, लेकिन जाहिर है आपको पता है एएफसी के अंदर जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पेपर के अंदर 3 तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं जो कि 50 आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो कि 10 आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो कि 10 आते हैं। तो पूरे पेपर में 3 मार्क्स के सिर्फ 10 क्वेश्चन है, जिसमें कुछ मैथमेटिक्स से भी होंगे, कुछ स्टैटिस्टिक्स से भी होंगे। तो बड़ा क्वेश्चन तो आना नहीं है, इसलिए मैक्सिमम हमें 2 की ही बात कर लें तो ज़्यादा अच्छी है। देखिए जी, इफ वी हैव 2 ऑप्शन फॉर परचेज ऑफ मशीन और एसेट, विच ऑप्शन इज फाइनेंशियली इकोनॉमिकल? कौन सी चीज सस्ती पड़ रही है, किस ग्राउंड पर? फाइनेंशियल ग्राउंड पर। ये बाद में हम थोड़ा बात करेंगे। कुड बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एनपीवी ऑफ रेलिवेंट कैश फ्लो। ये आज हम यही समझ रहे हैं। अब यहां 2 केस बन रहे हैं। इफ लाइफ ऑफ मशीन्स आर सेम, लोअर द एनपीवी, बेटर इज द ऑप्शन। इसी के ऊपर आज हम बात करना चाह रहे हैं। जो नीचे लिखा हुआ है अभी मैंने इसको रीड आपके साथ नहीं किया, पहले एक तरह के सवाल को जरा टेकअप करते हैं। देखिए जी क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। अ मशीन विद यूजफुल लाइफ ऑफ 7 years कॉस्ट 10,000 while another machine cost 8,000 having same useful life। हमें 2 मशीन्स में से कोई एक मशीन चूज करनी है। 2 मशीन में से कोई एक मशीन चूज करनी है। एक की प्राइस 10,000 है, दूसरे की 8,000 है। दोनों मशीन की लाइफ सेम है। देखिए जरा अभी हमने इफ लाइफ ऑफ मशीन्स आर सेम, ये वाला सिनेरियो है ना।
इफ लाइफ ऑफ द मशीन्स आर सेम, वो कह रहा है द फर्स्ट मशीन हैज लेबर कॉस्ट 1900 एनुअली and the second one have labor expense 2200 annually. Determine the preferred course of action. Assume cost of borrowing at 10% compounded annually. अच्छा जी, जब इस तरह का सवाल आ गया तो आपने कैसे सोचना होता है? आपने सोचना है अगर मैं आज ये मशीन खरीद लूं तो कौन कौन सा कैश है जो मुझसे जाएगा और कौन कौन सा कैश है जो मेरे पास आएगा। वैसे मैं लिखता हूं मशीन ए, अगर मैं मशीन ए खरीदूं तो कब खरीदूंगा? आज। आज का क्या मतलब हो गया? जीरो। मैं टाइम जरा लिखता हूं, आज मुझे पैसे लगाने पड़ेंगे, मुझे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कितना? 10,000। तो बाद दफ़ा हम लगाने वाले पैसे को नेगेटिव ऐसे ब्रैकेट डालकर शो कर देते। इसका मतलब होता है कैश का आउटफ्लो, यानी मेरे से ये पैसा गया है, यानी ये मेरा खर्चा है, एक्सपेंस है। अच्छा जी, एक तो ये काम होगा अगर मशीन ए मैंने खरीदी, प्लस मशीन ए जो है वो हर साल 1900 की कॉस्ट भी आएगी उसके ऊपर। अब ये हर साल इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल, इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल कब से शुरू होगी? क्योंकि कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है 1 से 10 तक खर्च होगा। कितना? 1900। ये दो काम होंगे। बात समझ आई? इसी को हम कह रहे हैं रेलिवेंट कैश फ्लो। अगरचे जब आप आगे एडवांस पेपर पढ़ेंगे तो रेलिवेंट कैश फ्लो का एक बड़ा ज़बरदस्त डिटेल मीनिंग है, लेकिन इस वक्त वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो कभी हो सकता है आप किसी अपने सीनियर से डिस्कस कर रहे हो, वो कहने नहीं रेलिवेंट इसे नहीं कहते, नहीं AFC पर इसे ही कहते हैं। जब आगे जाएंगे तो फिर आगे की बात करेंगे। अच्छा जी, अगर मशीन बी खरीदें, अगर मशीन बी परचेज करें तो क्या होगा? आज कितने पैसे लगेंगे? 8,000। और ईयर 1 to 10, सॉरी मैंने 10 लिख दिया है, 7 ईयर थी। चलें ठीक कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं जी हम इसको। 1 to 7 है ये दोनों बेसिकली, ठीक है ना? ओके, तो 1 to 7 ही ये है, 7 ही ये है। कितने पैसे खर्च होंगे जी? 2200। ओके, मालूम क्या करने निकले हम? इनमें से कौन सी मशीन हमें सस्ती पड़ रही है? इनमें से कौन सी मशीन हमें इकोनॉमिकल पड़ रही है? प्रेफर्ड कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? अच्छा, यहाँ ज़रा हमें एक बात समझनी है। ये डिसीजन हम फाइनेंशियल ग्राउंड्स पर ले रहे हैं। इस डिसीजन के पीछे कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं। क्या एजम्पशंस हैं? दोनों मशीन एक जैसी हैं, दोनों मशीन की कैपेसिटी सेम है, दोनों मशीन की क्वालिटी सेम है, फिर ये बात रेलिवेंट है। अगर एक मशीन की क्वालिटी अच्छी है तो बस फिर तो बात ही खत्म होगी। हो सकता है जिसको अच्छी क्वालिटी चाहिए वो उस पर चला जाएगा। नहीं, सेम मशीन है, सेम मशीन है, इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी सेम है। ये फाइनल का टॉपिक है, कभी आप बड़ी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जी एक मशीन है, आज 10,000 की आएगी, दूसरी 8,000 की आएगी। ये मशीन थोड़ी सस्ती है, चीप है, मशीन बी, इट सीम्स टू बी चीपर, लेकिन इसकी एनुअल कॉस्ट ज़्यादा है। शायद ये बिजली ज़्यादा खाती होगी या शायद कोई और ऐसा काम होगा। मशीन ये थोड़ी सी महंगी है, उसकी कॉस्ट भी कम है। जैसे अगर आप आजकल चले जाए ना, मार्केट में जाएं, तो आप कोई एनर्जी सेवर, कोई इन्वर्टर बेस एसी लेने जाएंगे तो थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन बिजली का बिल उसका कम आएगा। और अगर आप वो ट्रेडिशनल एसी लेने जाएंगे वो थोड़ा सस्ता आएगा, लेकिन बिजली का बिल उसमें से ज़्यादा आएगा। हम देख रहे हैं यार इनमें से कौन सी बात फाइनेंशियली, ये जो फाइनेंस है ये क्या कह रही है? फाइनेंस कह रही है अच्छा यार एक काम करें, दोनों की जो कैश फ्लोज आएंगी ना, जो कैश जाएगा आएगा, उसको ज़रा स्ट्रीमलाइन कर लें और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। क्या कर लें?
प्रेजेंट वैल्यू निकालने। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यार अगर एक कैश हो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है, और अगर एन्युटी हो तो कैसे निकलती है। जैसे ये तो T0 पर ही पड़ा है, ये तो T0 पर ही पड़ा है 10,000, इसकी तो प्रेजेंट वैल्यू भी यही है। इसका मतलब है सिर्फ इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी का फार्मूला लगा दूं मैं अगर, तो क्या फार्मूला लगा दूं, 10% कंपाउंडेड एनुअली है भी एनुअली, ये बातें तो आपको समझ आ गई हुई हैं। तो टोटल अगर मैंने प्रेजेंट वैल्यू लेनी है तो मैं कह सकता हूं 1900 इंटू प्रेजेंट वैल्यू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर माइनस 10 ओवर 0.1। ये किसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, रेंटल की, प्लस 10,000 जिसकी प्रेजेंट वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले ही T0 पर पड़ा। तो अगर आपने इसकी रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकलेगी रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू। अब आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं हम, क्या करें जी, 1900 इंटू डिवीजन किया, फंक्शन ले लिया, 1 माइनस ब्रैकेट शुरू 1.1 ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर माइनस 7, मेरे जहन में 10 बार बार क्यों आता जा रहा है, डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आ गई जी, इसकी वैल्यू ये माइनस में 7 लिखा हुआ है, 10 नहीं है ये, -7 है, ओके। तो इसकी वैल्यू आ गई जी 9249.99 प्लस 10,000। इसका मतलब है हमारा टोटल खर्चा होगा, इसमें 10,000 भी ऐड ही कर देते हैं जी, चले 19,249.99 यानी 250 भी कह सकते हैं हम। अगर हम मशीन ए परचेज करते हैं और वो 7 साल हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो हमारा टोटल एक्सपेंस, क्योंकि नेगेटिव हो रहा है ना, ऊपर तो हमने एक्सपेंसेस ही लिखे हुए थे, हमारा टोटल एक्सपेंस कितना होगा 19,249 रुपीज़ का। अच्छा जी, और अगर मशीन बी परचेज करें तो क्या होगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा देते हैं, 2,200 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर माइनस 7 ओवर 0.1, ये रेंटल की आ गई, प्लस 8,000 की तो लेने की ज़रूरत नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू है, ओके। तो क्या करें जी, 2,200 इंटू डिवीजन 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर माइनस 7 ओवर 0.1, रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू आ गई 10,710.52 प्लस 8,000, दोनों को ऐड किया प्लस 8,000, तो ये आ गया जी 18,710। अगर मशीन ए खरीदें जो कि बज़ाहिर 10,000 की है तो हमारा 7 सालों में एक्सपेंस कितना आएगा, 7 ईयर्स में दिस वन, और अगर बी खरीदें तो दिस वन, तो किधर पैसे कम खर्च हुए, मशीन बी पर। सो मशीन बी इज मोर इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू मशीन ए। बात समझ रहे हैं, कौन सी मशीन खरीदें, दोनों में से सस्ती कौन सी पड़ रही है। फाइनेंस ने क्या किया, सारे एस्पेक्ट देख लिए हैं, रनिंग कॉस्ट भी देख ली है, कितने का खरीदेंगे, सारा कुछ देख लिया। तो करना क्या है, मैं भी एक सवाल और आपके साथ सॉल्व करता हूँ। करना क्या है, क्या क्या पैसे खर्च होंगे आज के बाद, कौन सा कैश जाएगा, कौन सा कैश आएगा, इन दो बातों को कंसिडर करके हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। अगर कैश हमारे से जा रहा है तो कॉस्ट का कंपैरिजन हो रहा है, तो जाहिर है जिस तरफ कॉस्ट कम खर्च होगी फिर ऑब्वियसली उस ऑप्शन पर जाएंगे, इसीलिए बी पर चले गए। अभी तो क्योंकि कैश
जाने और आने की बात नहीं थी, दोनों ही कैश जा रहे थे, इसलिए हमने साइन को यूज नहीं किया यहाँ पर। अदरवाइज नेगेटिव कैश यूज करेंगे जाने के लिए, पॉजिटिव साइन यूज करेंगे आने के लिए। कैश आउटफ्लो नेगेटिव से शो करेंगे, जैसे मैंने यहाँ शो किया था। तो अगर कोई आ रहे होते पैसे तो ये 1900 को फिर मैं पॉजिटिव शो कर देता। इस तरह से भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, चले मैं एक सवाल और आपसे डिस्कस करता हूं। A machine with useful life of 7 years cost 15,000 while another machine cost 10,000 having same useful life। दोनों की लाइफ सेम है, क्योंकि हम पहला केस पढ़ रहे हैं ना जहां एसेट्स की लाइफ बराबर है, सेम है। अच्छा, द फर्स्ट मशीन सेव, अब मैं आपको नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह, द फर्स्ट मशीन सेव लेबर एक्सपेंस 2200 एंड द सेकेंड सेव 1900। अब मैंने रिवर्स कर दिया है, कैलकुलेशन वही रखी है, मैंने रिवर्स किया है। अब जरा तवज्जो करें मेरी तरफ। मशीन ए, क्या क्या काम होगा? आज खरीदनी पड़ेगी, आज टुडे, कितने की? 15,000 की। और ये कैश क्या है? आउटफ्लो नेगेटिव ब्रैकेट। लेकिन अगर मैं ये मशीन खरीद लेता हूं तो ये ईयर 1 से लेकर ईयर 7 तक हर साल मुझे 2200 की सेविंग देगी। जरा तवज्जो करें मेरी तरफ, सेविंग देगी, मेरे पैसे बच जाएंगे। तो फिर ये पॉजिटिव हुआ, क्योंकि कोई चीज सेव हो जाए तो इसका मतलब है कैश आ गया है ना, यानी इनकम आ गई है, यानी हमारी तरफ इनफ्लो हुआ है। और अगर हम पैसे दे रहे हो तो हमारे से कैश जा रहा है नेगेटिव। अब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रख के मुझे चलना पड़ेगा। अच्छा जी, मशीन बी अगर मैं खरीदता हूं, अगर मशीन बी खरीदता हूं, मशीन बी लेता हूं, तो 0 पर क्या होगा? कितने की आएगी? 10,000 की आएगी। फिर T1 से 7 तक मुझे क्या मिलेगा? 1900 की पॉजिटिव आएगी। अब हमने निकालना क्या है? NPV। एक था प्रेजेंट वैल्यू, N का मतलब होता है कोई कैश जा भी रहा है, कोई कैश आ भी रहा है, नेट कैश। जैसे फर्ज करें आज सुबह से आपने 10,000 रुपये आपके पास आया, 3,000 रुपये आपने खर्च कर दिया, तो नेट कैश कितना है? 10 आया पॉजिटिव, 3 चला गया नेगेटिव, 7,000 पॉजिटिव पड़ा हुआ है। बात समझ आई? एक शख्स के पास 10,000 आया, उसने 15,000 खर्च कर दिया, बाकी किसी के साथ उधार करके आ गया घर। आया था कैश 10,000, गया है 15,000, आंसर आ गया नेगेटिव 5,000। ठीक होगी बात? अच्छा जी, अब मैंने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ये तो T0 तो पहले ही प्रेजेंट ही है, तो मैंने ऐसे ही लिख लिया। पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेता हूं। ये जो आ रहा है 2,200 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज़ टू पावर माइनस 7 ओवर 0.1 माइनस 15,000। आप कहेंगे सर पिछली दफा आपने माइनस क्यों नहीं लिखा था? वो दोनों ही माइनस थे, तो हमने नहीं भी साइन इग्नोर भी करते। आप लिख भी लेते तो बड़ी अच्छी बात है, नथिंग लाइक इट, ज्यादा अच्छी बात है। तो देखिए मैंने अब इसको नेट ऑफ करना है। अब मैं कैलकुलेटर से करता हूं। ओके, 2,200 इंटू डिवीजन 1 माइनस 1.1 रेज़ टू पावर माइनस 7 ओवर 0.1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लें, अगर 1 को में करना है, माइनस 15,000। या चले मैं आपको भी माइनस नहीं करता ताकि ज़रा आपको नज़र आए एक मरतबा। ओके जी, ये आ गया कि जो बेनिफिट हमें मशीन देगी वो है 10,710 का, मैंने थोड़ी राउंडिंग भी कर दी, माइनस 15,000। ओके, माइनस 15,000, तो आपके पास आ गया 4,000
289, लेकिन आंसर नेगेटिव में आ गया। नेगेटिव का मतलब है नेट कॉस्ट हमारी इतनी खर्च हुई। हमने एक मशीन खरीदी है, तवज्जो करें, हमने एक मशीन परचेज की है 15,000 की, लेकिन उस मशीन ने हमें कुछ बचत करके दी है अपनी लाइफ में। उसने हमें प्रेजेंट वैल्यू की शक्ल में 10,000 की बचत कर दी है, 10,710 की। हमने माइनस किया, हमने कहा अच्छा असल में हमारा जो खर्चा हुआ है वो, क्योंकि नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव का मतलब है हमारा खर्चा हुआ है 4,289 रुपीज का खर्चा हुआ है, नेट एक्चुअल। ओके, को बात समझ तो नहीं आ गई? हाँ, यस। अब हम गए मशीन 2 की तरफ। मशीन बी क्या कर रही है जी? मशीन बी कर रही है, एक बेनिफिट आएगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, 1900 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -7 ओवर 0.1 माइनस 10,000। अच्छा जी, मशीन बी हमें कमा कर क्या देगी? मशीन बी हमें क्या अर्न करके देगी जी? सोचते हैं ज़रा। 1900 इंटू डिवीजन 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -7 डिवाइडेड बाय 0.1, तो क्या हुआ जी? 1900 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -7 डिवाइडेड बाय 0.1, ये आ गया जी 9,250। मैंने थोड़ी सी राउंडिंग कर ली, माइनस 10,000। तो पता चला कि जो मशीन बी है ना, वो सिर्फ 750 हमारे खर्च होंगे पैसे, बाकी तो वो हमें लौटा देगी इन द शेप ऑफ सेविंग। विच मशीन इज मोर ऑफ बेनिफिशियल? मशीन बी इज मोर बेनिफिशियल। क्यों? क्योंकि मशीन ए आज 15,000 खर्च करवाएगी, कुछ पैसे सेविंग की शक्ल में हमें वापस आएंगे, हमारा खर्चा 7 सालों में 4,289 आएगा, वेर एज मशीन बी 10,000 की आएगी और उसमें से भी 9,250 वो वापस आ जाएंगे सेविंग की शक्ल में, 750 हमारी कॉस्ट आएगी। तो विच ऑप्शन इज बेटर? दिस ऑप्शन इज बेटर। यहाँ इतने पैसे खर्च हो रहे हैं नेट, यहाँ इतने पैसे खर्च हो रहे हैं नेट। चॉइस ऑफ एसेट। लेकिन एक बात याद रखें, दोनों मशीन एक जैसी हैं, दोनों की क्वालिटी सेम है, दोनों से जो हम चीज़ें बना सकते हैं वो सेम है, फिर ये डिसीजन हो रहा है, ठीक है ना? अगरचे आपके लेवल पर इतनी बातें ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, चले, मैंने कुछ बातें आपके साथ कर ली हैं, लेकिन हम अपने एक टूल को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। वो टूल क्या है? एक कॉन्सेप्ट आकर उसको हैंडल करेगा, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? मल्टीपल एन्युटीज। मल्टीपल एन्युटीज पर जाने से पहले मैं आपसे एक सिनेरियो डिस्कस करता हूँ। देखिए ज़रा, ये मैंने एक टाइमलाइन ड्रॉ कर दी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। अब जरा सोचिए, कोई शख्स इन्वेस्ट कर रहा है ईयर 1 पे 5,000, ईयर 2 पे भी 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर ईयर 7 से वो 7,000 इन्वेस्ट करता है।
और फिर आगे हर साल 7,000 7,000 7,000 और 7,000 लेकर ही चल रहा है। अब जरा आप गौर करें, हमारा जो उसूल था, जब हमने एनविटी की एक डेफिनेशन पढ़ी, हमने कहा एनविटी क्या है? इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल, स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। लेकिन अब क्या हुआ? इक्वल अमाउंट नहीं चली, यहां से लेकर यहां तक तो इक्वल अमाउंट चली है। कितना अरसा? 6 साल। कितनी अमाउंट है? 5,000। लेकिन फिर अगले 6 साल अमाउंट चेंज होकर कितनी हो गई है? 7,000। एक शख्स इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उसकी इन्वेस्टमेंट शुरू कहां से हुई? ये एट द एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 2, एंड ऑफ ये 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 चलती रही। जैसे ही वो यहां पहुंचा तो शायद उसके वसाइल थोड़े बेहतर हो गए, उसकी सेविंग थोड़ी इंप्रूव हो गई। उसने कहा यार अब मैं 7,000 इन्वेस्ट करूंगा। 7,000 7,000 7,000 7,000। ये शख्स कहता है बताइए जब मैं 12th ईयर के 31 दिसंबर ईयर 12 पर जाऊंगा तो बताएं मुझे बैंक कितने पैसे देगा? फर्ज कर लें बैंक का रेट है 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब एक मसला पड़ गया, अगर मैं इस पे एनविटी का फार्मूला लगाता हूं, एनविटी का फार्मूला, चले मैं आपको एक और एंगल से एनविटी का फार्मूला समझाता हूं आज। देखिए, फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो या प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, एनविटी का जो भी फार्मूला था मैं ये लिखने लगा हूं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आर पी रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर आर पी। आप इस फार्मूला में गौर करें, एक आर है कैपिटल आर जिसे हम रेंटल कहते हैं, एक आर पी है जिसे हम पीरियोडिक रेट कहते हैं, एक एन है जो कि कंपाउंडिंग से कैलकुलेट होके आ रहा है। एन्युटी की डेफिनेशन क्या थी आपके पास? इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल, स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल, स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। इनमें से अगर कोई भी चीज चेंज हो जाए तो उसे हम कहते हैं एन्युटी ब्रेक हो गई है। मसलन अभी पहला केस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मैं जरा टूल को स्ट्रेंथन कर रहा हूं। 5,000 5,000 5,000 5,000 यहां तक चले, लेकिन फिर ये रेंटल इक्वल नहीं रहा। इसका मतलब है बस एन्युटी यहां खत्म हो गई, फर्स्ट एन्युटी यहां पर खत्म हो गई। तो क्या हुआ? एक दूसरी एन्युटी यहां से शुरू हो गई। जरा फोकस करें मैं क्या कह रहा हूं। एक एन्युटी खत्म हो गई। एक एन्युटी चली कब से कब तक चली जी एन्युटी हमारी एन्युटी चली, एक एन्युटी, पहली एन्युटी चली 1 to 6, कितने की? 5,000 की। कौन सी एन्युटी है? तवज्जो रखें जरा मेरी तरफ। कौन सी एन्युटी है? ऑर्डिनरी है। क्यों ऑर्डिनरी है? क्योंकि 1 से शुरू हो रही। फिर एक और एन्युटी आ गई 7 to 12, 7,000। इसके ऊपर पूरी शर्तें हैं, इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल, स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। हाँ, रेंटल 1 से शुरू नहीं हुआ। द फर्स्ट रेंटल विल बी पेड आफ्टर 7 years फ्रॉम नाउ। एन्युटी डिलेड, एन्युटी डिलेड। इसका मतलब है अब एक ही सिनेरियो में 2 एन्युटीज आ गई हैं। इसीलिए देखिए ऊपर हेडिंग क्या लगाई थी मैंने? मल्टीपल एन्युटीज। तो क्या करूं भाई? वो तो कहता है मुझे फ्यूचर वैल्यू बताएं। अब फ्यूचर वैल्यू की एक डेफिनेशन मैंने आपको शुरू में बताई थी और मैंने कहा था जब आगे चलेंगे तो इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। आप में से कुछ बच्चों के जहन में एक बात आ रही है,
क्या कि सर दोनों एनविटीज की फ्यूचर वैल्यू निकाल दें, दोनों को जमा कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। जरा सोचें इस बात को, आप जो सोच रहे हैं, क्या आप ठीक कह रहे हैं? नहीं, ठीक नहीं कह रहे। एनविटी का फार्मूला जब हमने कहना शुरू किया ये मैजिकल फार्मूला है, इसको समझें ये क्या करता है, इसको समझें ये क्या करता है। अगर आपके पिछले लेक्चर क्लियर नहीं है ना, तो पहले इस लेक्चर को यहां रोक दें, अपने व्यूज वहां वेस्ट ना करें। पहले पिछले लेक्चर के वो सवाल जो मैंने आपको क्लास में डिस्कस किए हैं उनके ऊपर खड़े होकर अपनी ग्रिप लेकर आए। अगर वहां कहीं वीक हैं तो इस लेक्चर को यहां पॉज कर दें, यहां छोड़ दें इस लेक्चर को, पहले पिछले लेक्चर ठीक करें। क्योंकि मल्टीपल एनविटीज जब समझ आएंगी जब सिंगल एनविटीज आपकी क्लियर है। अगर आपकी सिंगल एनविटीज क्लियर नहीं है तो आपको मल्टीपल एनविटीज समझ नहीं आ सकती। जवानों, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, बगैर पढ़े हुए काम नहीं चलेगा। मैंने अपनी सी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको फाइनेंस ऐसे समझाऊं आपको समझ आए। फिर आपको कहा कि यार अच्छा चले, वो बच्चे जो वो ज़्यादा समझने में इंटरेस्टेड नहीं है वो फार्मूला याद कर लें, काम चल जाएगा। लेकिन कुछ ट्रिकी सवाल ऐसे आएंगे जहाँ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ गुजारा नहीं चलेगा। वो पाकिस्तानी क्या कहते हो आप लोग, जुगाड़ नहीं लगेगी, आपको समझना ही पड़ेगा। ज़रा सोचिए मेरे साथ, वापस चलते हैं उधर पहली शुरू की स्लाइड्स में, जब हम कह रहे थे कि फ्यूचर वैल्यू का ये मैजिकल फार्मूला क्या करता है। तवज्जो करें, क्या करता था जी ये मैजिकल फार्मूला? ये मैजिकल फार्मूला करता था, इसकी बला से कहाँ से रेंटल शुरू हो रहा है। ये कहता था भाई मुझे रेंटल दे दो, मैं पहले रेंटल को उठाऊंगा, आखिरी रेंटल पर ले जाकर सबको इकट्ठा कर दूंगा। ये आखिरी रेंटल पर यहां खड़ा जो वैल्यू मैं आपको दूंगा वो आखिरी रेंटल पर खड़ी होगी। जरा सोचें, अगर मैं ऑर्डिनरी एनविटी पहली एनविटी पर ये फार्मूला लगाऊं, चले मैं लगा देता हूं, ओके मैं लगा देता हूं। जरा देखिए, मैं इस एनविटी की फ्यूचर वैल्यू निकालता हूं। सुने जरा आप मेरे साथ, तवज्जो रखनी है आपने आज मेरे साथ। 5000 इंटू 1.12, क्योंकि हमने 12% रेट रखा है ना। कितने रेंटल हैं ये? 6, 1 2 3 4 5 6 रेज़ टू पावर 6 -1 ओवर 0.12। ये एक वैल्यू आई है, ज़रा तवज्जो रखें आप मेरे साथ। ओके, क्या गया जी? 5000 इंटू डिवीजन का साइन लिया, ब्रैकेट भी ले ली, 1.12 रेज़ टू पावर 6 -1 ओवर 0.12। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दे। आंसर आ गया 40,000 575.94। कितने पैसे लगाए हमने? अब तो आपको याद हो, आसान हो गया ना। कितने? 6 इंस्टॉलमेंट है। 5 × 6, 5 6 are 30,000, तो बढ़कर 40,000 हो गए। बाकी क्या हो गया? टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐड होगी ना, कंपाउंडिंग। 40,575 रुपये बैंक देगा। क्या कह रहा हूं? 40,575, 40,575.94 आपको पैसे देगा बैंक। लेकिन आपको पता है सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो भाई कब देगा? आज देगा? अगर ये अमाउंट, ज़रा तवज्जो करें, अगर ये अमाउंट लेनी है किसी ने, अगर ये अमाउंट लेनी है तो बैंक आपको पता है किस दिन बुला रहा है? बैंक आपको यहां बुला रहा है। इस फार्मूला ने 31 दिसंबर ईयर 6 तक की कंपाउंडिंग की है। लेकिन जरा तवज्जो करें, आपने पैसे यहां तो नहीं लेने बैंक से, आपने तो पैसे लमसम एक दफा यहां जाकर लेने हैं, 12वें साल 12th ईयर के आखिर पर जाकर लेने।
सोच लें, ऑप्शन है। अब आप मेरे से डिफर करें इस बात से ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में है आपके। नहीं सर ये क्या कह रहे हैं आप? हमने कहा था ये मैजिकल फार्मूला पहले रेंटल से चीजें उठाता है और वहां तक की टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐड करता है, कहां तक की? आखिरी रेंटल। तो 5-5 हजार के एतबार से तो आखिरी रेंटल आपने ईयर 6 में दे दिया भाई, ना करें ऐसे, दे दिया आपने। यस ओके। अगर तो आपने इस तारीख को पैसे लेने हैं तो ओके ठीक है, कैलकुलेशन हो गई। लेकिन हम तो कह रहे हैं नहीं नहीं, पैसे हमने 12 साल बाद लेने हैं। इसका मतलब है मेरी ये अमाउंट बैंक के पास अभी फर्दर पड़ी रहेगी। कितना अरसा? यहां खड़ा हूं, 1 2 3 4 5 6 साल और। तो क्या अगले 6 साल में अपने पैसे बैंक को फ्री दे दूंगा? नहीं। क्या मेरा वो पैसा अर्निंग कैपेसिटी नहीं रखता? रखता है। क्या बैंक मुझे उस पर इंटरेस्ट नहीं पे करेगा? यकीनन पे करेगा। क्या मैं अब 5,000 दे रहा हूं बैंक को? नहीं दे रहा। मेरी बातों को गौर से सुनो। मैं जल्दी में नहीं हूं, मैंने फाइनेंस को ऊपर बड़ा टाइम स्पेंड कर दिया है। अभी भी मैं इस पे और फुल फ्लेज आपको एक लेक्चर दे दूंगा, बिकॉज मेरा थीम ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, आप फार्मूला याद करके ना चले। अगरचे आज से पहले तक का लेक्चर फार्मूला याद करके भी चल पड़ा है, ठीक है। लेकिन कुछ ट्रिकी क्वेश्चन, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे होंगे जो खाली जिस बच्चे ने फार्मूला याद किया उससे हल नहीं होंगे, लेकिन वो कुछ होंगे, इसका ये मतलब नहीं है। लेकिन हमें कंसेप्ट तो क्लियर आना चाहिए। ओके, तो भी मैं इसके ऊपर कल भी आपसे इसको रीइंफोर्समेंट का एक टॉपिक करूंगा। ओके, देखिए 40,575 मिलेंगे एट द एंड ऑफ ईयर 6, जो कि हमने नहीं लेने, हमने तो सारे पैसे लेने ईयर 12 पे जाके। इसका मतलब है अभी इस पैसे में अगले पीरियड जब तक हमने रुकना हो, हमने 6 साल और रुकना है, इसमें 6 साल की कंपाउंडिंग आएगी। लेकिन 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 रेंटल देना हमने बंद कर दिया। तो क्या करूं? अब इस अमाउंट की कंपाउंडिंग कर दूं क्या? 1.12 रेज़ टू पावर 6। जरा मैं पहले कैलकुलेट करता हूं आपको। 40,575.94 इंटू 1.12 रेज़ टू पावर 6, ये आ गया जी 80,000 ये अमाउंट आ गई। जरा सोचे क्या हुआ। वो जो पहले 5 साल हमने फर्स्ट एन्युटी जिसको मैं बोल रहा हूं, ये वाली एन्युटी, इसकी फ्यूचर वैल्यू ये बन गई है। पहले 6 साल मैंने बैंक को पैसे दिए हैं, वो बढ़कर बन गए थे 40,575। अगले 6 साल मैंने बैंक को 5,000 नहीं दिए, वो खुद ही ग्रो करके यहां तक चले गए। एक मसला ये, इसकी फ्यूचर वैल्यू निकली है, इसकी फ्यूचर वैल्यू निकली है कहां तक? T12 तक। लेकिन अभी तो काम बाकी है। क्या काम बाकी है? इसकी भी तो फ्यूचर वैल्यू निकालनी है ना। टोटल पैसे तो हमें दोनों की फ्यूचर वैल्यू ऐड करके मिलने हैं ना भैया, तो इसकी भी फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। ये कौन सी एन्युटी है? 7 to 12 एन्युटी ऑर्डिनरी है? नहीं, ऑर्डिनरी नहीं है, 1 से नहीं शुरू हो रही। एन्युटी ड्यू है? नहीं सर, ड्यू तो नहीं है। क्यों सर? ये 0 से नहीं शुरू हो रही। एन्युटी डिलेड है? यस सर, डिलेड है। क्यों? कि सर ये 0 और 1 से शुरू नहीं हो रही। ओके, तो डिलेड का फार्मूला क्या था? आपने कहा सर वही जो ऑर्डिनरी वाला था। क्या? 7,000 नॉर्मल वाला फार्मूला था ना हमारे पास। क्या जी? 7,000 इंटू 1.12 रेज़ टू पावर, यहाँ n निकालना चाहे तो निकाल लें, 12 - 7 + 1 6 रेज़ टू पावर 6 - 1 ओवर
0.12, चलिए निकाल देते हैं। 7000 इंटू डिवीजन ब्रैकेट स्टार्ट 1.12 रेज़ टू पावर 6 -1 ओवर 0.12 ब्रैकेट क्लोज 56,806.32, दोनों को ऐड कर लें फिर, प्लस 80,000 तवज्जो करिए जरा, दो काम हुए आपके। एक आपने 5-5 हज़ार रुपया पहले 6 साल पे किया, फिर बढ़ा के 7-7 हज़ार कर दिया। जैसे ही रेंटल चेंज हुआ हमने कहा ये मल्टीपल एन्युटीज होगी, एक से ज़्यादा एन्युटीज होगी। अच्छा जी, ओके। तो क्या करूं, मैंने पहली एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू निकाली, लेकिन देखा कि जहां जाकर मैंने पैसे लेने मैं वहां तक नहीं पहुंचा। ये जो अमाउंट आई थी 40,575, आपने कहा सर ये नहीं, हमने तो पैसे कब लेने हैं, ईयर 12 पर। तो आपने इसके अंदर ग्रोथ डाल दी, क्योंकि किसी सिंगल अमाउंट को कैसे आगे ले जाते थे, ग्रोथ से ले जाते थे। वो जब पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। फिर आपने दूसरी एन्युटी पकड़ी, सेकंड। इस पे जब हमने अपना मैजिकल फार्मूला लगाया तो उसने हमें हमारी डेस्टिनेशन पर ही पहुंचा दिया, क्योंकि उसने क्या किया, 7 से रेंटल पिक किए, 12 पर सारों को कॉमुलेट कर दिया। 12 पर ही हमने पैसे लेने थे, हमारा तो काम पूरा हो गया। हमने दोनों की फ्यूचर वैल्यू को ऐड किया, तो असल में इस दो इन्वेटीज के अगेंस्ट हमें ये अमाउंट मिलेगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल एन्युटीज, थोड़ा सा जरा कॉन्सेप्ट करना तो कुछ नहीं है बेटा, देखिए अल्टीमेटली वही दो फार्मूलाज हैं। कहाँ फर्क आ रहा है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट को पकड़ने में, थीम को लेने में कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो एक जरा इस बात को आपने थोड़ा सा तवज्जो के साथ एक मर्तबा लेकर आगे चलना है। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ा मल्टीपल एन्युटीज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और दे दूं। अब मैंने वो रब किया जहां से मैंने आपको समझाया रियल सिनेरियो, लेकिन अब मल्टीपल एन्युटीज हम क्या किसको रहे हैं, एन्युटी विल बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीपल एन्युटीज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग विल अकर। इनमें से कोई एक काम हो जाए तो एन्युटी मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगी। कौन सा काम हो जाए, नंबर 1, रेंटल चेंज ड्यूरिंग द पीरियड, जो अभी मैंने किया आपके साथ। पहले 5,000 दे रहे थे, फिर 7 देने शुरू कर दिए, रेंटल चेंज हो गया था, जिसकी वजह से सिनेरियो कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर हम 12 साल 5,000 ही देते रहते तो जस्ट ऑर्डिनरी एन्युटी होती, ऐसे करके आपने उसको सॉल्व कर लेना था। ऐसे ही है ना कि नहीं है, ऐसे ऑब्वियसली यही बात हुई। ओके, इसका मतलब है मल्टीपल एन्युटीज में फॉल करने का पहला सिनेरियो आज हमें समझ आ गया कि अगर रेंटल चेंज हो गया, बढ़ गया, कम हो गया, तो अगर एक दफ़ा चेंज हुआ जैसे 5,000 से 7, तो 2 एन्युटीज बन गई। अगर कुछ अरसे के बाद आप 8,000 पे करना शुरू कर देते तो फिर 3 एन्युटी बन जाती। जितनी दफ़ा रेंटल चेंज होगा एन्युटी बनती जाएगी। ओके, इतना कम्प्लेक्स AFC पे चाहिए नहीं। नंबर 2, इस पे कल बात करनी है हमने, इंटरेस्ट रेट चेंज ड्यूरिंग द ईयर। रेंटल नहीं चेंज हुआ, तो उन्होंने कहा जी पहले 5 साल इंटरेस्ट रेट ये है, फिर चेंज हो गया। आपको पता है ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ भी जाता है, कम भी हो जाता है। आजकल आप देख रहे हैं हमारे मुल्क में इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो रहा है। इंटरेस्ट रेट इट कैन बी इंक्रीज्ड, इट कैन बी डिक्रीज्ड। ओके, बोथ रेंटल एंड एन्युटी पीरियड चेंज, यानी कंपाउंडिंग चेंज, इसके ऊपर अभी हम कल आकर बात करेंगे। तो मल्टीपल एन्युटी एक से ज्यादा में कन्वर्ट हो गई है, एक से ज्यादा सिनेरियो क्रिएट हो गए, तो क्या करना है, करना कुछ नहीं है, बस मल्टीपल एन्युटी का कॉन्सेप्ट निकाल के प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू निकाल देंगे।
लेकिन सबसे पहले आप यहाँ तक प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट को अपनी ग्रिप में लाएंगे, उसके बाद सिनेरियो जो है वो हमारा क्रिएट होगा। बस इंशाल्लाह आज का लेक्चर हम यहाँ ख़त्म करेंगे और फिर यहाँ से आगे चलेंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने ज़रा इस सारे कॉन्सेप्ट को, थीम को समझ के उन क्वेश्चन पे अपनी ग्रिप क्रिएट करें। जब आपकी ये ग्रिप क्रिएट हो जाएगी फिर मैं थोड़े से कम्प्लेक्स सिनेरियोज आपसे डिस्कस करके आपके कॉन्सेप्ट को फर्दर क्लैरिटी में ले जाऊंगा। ऑल्दो उतने मुश्किल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आते, अभी भी जो कुछ हमने पढ़ा है हमने एग्जाम से ऊपर जाकर थोड़ा सा पढ़ा है, ड्यू टू क्लैरिटी ऑफ योर कॉन्सेप्ट, ताकि क्लैरिटी बात समझ आए। एग्जाम में से तो अल्लाह ने चाहा तो आप छलांगे लगाते हुए वापस आओगे, अल्लाह ने चाहा तो आप बड़े खुशी खुशी से वापस आओगे कि सर कमाल हो गया, मज़ा आ गया इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी, कल मुलाकात होगी, यहाँ से फर्दर आगे चलेंगे इंशाअल्लाह।